हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नू स्टूडेंट जोन। आज के इस वीडियो में मैं आपको नेचर एंड टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट बताने वाली हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरे एंड तक देखिए ताकि आपको इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के क्या क्या टाइप्स है और क्या उसके नेचर है उसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे मेरे आने वाले हर वीडियोज़ के बारे में आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है IBO 1 का यूनिट 6 इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट का पॉइंट नंबर 6.2 नेचर एंड टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। तो आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि ये है क्या। नेचर एंड टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। द ग्रोइंग इंटरनेशनल प्रोडक्शन एंड ट्रेड रिक्वायर इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। तो इंटरनेशनल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, साथ ही साथ ट्रेड भी बढ़ रहा है, जिसके लिए इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है उसको भी बढ़ाना ज़रूरी होता है, उसके लिए ज़रूरी है। एज ए रिज़ल्ट द फ्लो ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट हैज़ बिन इंक्रीजिंग। तो इसके कारण क्या हो गया कि इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। मतलब ये बोला जा सकता है कि जो हम लोग का जो इंटरनेशनल प्रोडक्शन है और साथ ही साथ जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो बढ़ते जा रहा है। तो जिसके कारण क्या होता है कि हम लोग को अपना इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाना पड़ता है ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनली ट्रेड कर सकें। The country requires international investment for enhancing the production, trade and distribution capabilities। तो जो कंट्री है उसको इन्वेस्टमेंट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट चाहिए ताकि वो जो प्रोडक्शन है अपना उसको इन्हांस कर सके, साथ ही साथ ट्रेड और डिस्ट्रीब्यूशन का कैपेबिलिटीज़ को भी बढ़ा सके। The need for international investment is more pronounced in the developing countries where the capital is in scarce। तो जो कैपिटल मतलब इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट का जो नीड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है डेवलपिंग कंट्रीज़ में जहाँ पे कैपिटल का कमी होता है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 1999 हैज़ एडवोकेटेड द नीड ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो जो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है वो 1999 में ये बता दिया था कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट का क्या नीड है। It says that the development priorities of developing countries include achieving sustained economic income growth for their economies by raising investment rates, strengthening technological capacities and skills, and improving the competitiveness of their exports in world market, distributing the benefits of growth equitably by creating more and better employment opportunities and protecting and conserving the physical environment for future generations। तो इसमें ये बता दिया गया था कि जो डेवलपमेंट प्रायोरिटीज़ होता है कोई भी डेवलपिंग कंट्रीज़ का वो ये सारे चीज़ों के कारण होता है कि मतलब वो अपना जो इनकम का ग्रोथ है इकोनॉमीज़ में वो बढ़ाना चाहते हैं, मतलब जो इन्वेस्टमेंट रेट्स है उसको रेज़ करके वो बढ़ाना चाहते हैं। साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटीज़ है या टेक्नोलॉजिकल के पास जो भी स्किल्स है उसको भी वो बढ़ाना चाहते हैं, अपने कॉम्पिटिटिवनेस को भी बढ़ाना चाहते हैं एक्सपोर्ट्स का पूरे वर्ल्ड के मार्केट में। साथ ही साथ बेनिफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं जो कि ग्रो करता है इक्विटेबली ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी रहे। साथ ही साथ वो जो फिज़िकल इन्वायरमेंट में वर्क कर रहा है, जब इन्वायरमेंट में वर्क कर रहा है वहाँ पे वो प्रोटेक्ट अपने आप को कर सके, कंजर्व भी कर सके ताकि अपने फ्यूचर जनरेशन्स को भी। The international investment play an important role in the above effort for of the developing countries। तो जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। There are two major types of international investment. They are foreign direct investments and portfolio investment. Let us first learn about them। तो दो तरह के इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट होते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि FDI और दूसरा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यानी कि PI। चलिए उनके बारे में जानते हैं कि ये होता क्या है। Foreign direct investment. Foreign direct investment occur when an investor based in one country, that is home country, acquires an assets in another country, that is the host country, with the interest to manage the assets। तो foreign direct investment तब होता है जब कोई इन्वेस्टर जो आपके अपना होम कंट्री में होता है वो एसेट्स एक्वायर करता है होस्ट कंट्री से, उसके इंटरेस्ट के अगर उनका इंटरेस्ट है तो ताकि वो जो एसेट्स है उसको वो मैनेज कर सके। द कंपनी इन्वेस्टिंग इन दिस कंपनी ऑल्सो ट्रांसफ़र एसेट्स सच एज टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग। तो जो कंपनी जो इसमें इन्वेस्ट कर रहा है इस कंट्री में वो क्या करता है, एसेट्स को ट्रांसफ़र करता है। जैसे कोई भी टेक्नोलॉजी हो गया या मैनेजमेंट हो गया, मार्केटिंग हो गया, कुछ भी हो गया, वो उस एसेट्स को ट्रांसफ़र करता है। Further, the investing company also seeks the power to exercise control
ओवर डिसीजन मेकिंग इन द फॉरेन इंटरप्राइज। तो जो इन्वेस्टिंग कंपनी होता है उसके पास ये पावर होता है कि वो कंट्रोल कर सके डिसीजन मेकिंग को फॉरेन इंटरप्राइज का। द एक्सटेंट ऑफ विच हैज़ टू वेरी अकॉर्डिंग टू इट्स इक्विटी पार्टिसिपेशन। तो जिसका जो एक्सटेंड कर सकता है वो मतलब वो अलग अलग हिसाब से वैरी करता है, जितना उसका इक्विटी पार्टिसिपेशन होगा उस पर वो डिपेंड करता है कि वो किस हिसाब से एक्सटेंड करेगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑल्सो इंक्लूड री इन्वेस्टमेंट्स अर्निंग विच कंप्राइज द डायरेक्ट इन्वेस्टर्स शेयर ऑफ अर्निंग्स नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड्स बाय एफिलिएट्स और अर्निंग्स नॉट रेमिटेड टू द डायरेक्ट इन्वेस्टर्स। तो जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में ये भी आता है कि वो जो री इन्वेस्टेड अर्निंग जो होता है जो कि डायरेक्ट इन्वेस्टर्स कंप्राइज करता है, उसका जो शेयर होता है अर्निंग का वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता डिविडेंड के तौर पे। कोई भी एफिलिएटेड से अर्निंग्स को डायरेक्ट इन्वेस्टर तक रेमिट नहीं करता है। सच रिटेन प्रॉफिट्स ऑफ एफिलिएट्स ऑफ फॉरेन इंटरप्राइजेज आर री इन्वेस्टेड। तो जो रिटेन प्रॉफिट होता है इस एफिलिएट्स का फॉरेन इंटरप्राइज का वो री इन्वेस्टेड ही रहता है। रिसेंटली देयर हैज़ बिन ट्रिमेंडस एक्सपेंशन ऑफ एफडीआई। रिसेंटली क्या एफडीआई का जो एक्सपेंशन है वो ट्रिमेंडस हो रहा है। देयर आर 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ ग्रोथ ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके कारण फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है। तो वो क्या क्या है देखते हैं। द बल्क ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लोज इज़ अमॉन्ग द डेवलप्ड कंट्री। तो जो ज़्यादा अमाउंट में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो डेवलप कंट्रीज़ में ही होता है। वो जो मतलब उसका जो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वो करता है वो ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज़ में ही करता है। द ग्रोथ ऑफ इन्वेस्टमेंट हैज़ बिन सस्टेंशियल। तो जो इन्वेस्टमेंट का उसका ग्रोथ है वो सस्टेंशियल है। The developing countries have increasingly become recipients of FDI। तो जो डेवलपिंग कंट्री है वो रेसिपेंट्स हो गया है FDI का, ज़्यादा से ज़्यादा होने लगा है। The flow of FDI to developing countries however is concentrated in approximately 10 countries। तो जो फ्लो है FDI का डेवलपिंग कंट्रीज़ में वो अब ज़्यादा से ज़्यादा 10 कंट्री में कॉन्सेंट्रेट करता है, उससे ज़्यादा में वो नहीं करता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट स्पेशली इज़ इन डेवलपिंग कंट्रीज़ हैज़ बीन अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल सब्जेक्ट। तो जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्री में बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल सब्जेक्ट हो गया है। हिस्टोरिकली एफडीआई इज एसोसिएटेड विद द डोमिनेशन ऑफ मेट्रोपॉलिटन पावर्स ओवर द कॉलोनीज। तो जो एफडीआई पहले क्या करता था कि वो ज़्यादातर जो डोमिनेशन होता था, जो भी मेट्रोपॉलिटन पावर है उसके साथ वो डोमिनेटेड होता था कॉलोनीज़ में। इट इज़ बिलीव दैट दिस इन्वेस्टमेंट्स वर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ सेपरेशन ऑफ नेशनल enterprises and exploitation of these economies for the benefit of foreign investors। तो ये माना गया है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या करता है, इंस्ट्रूमेंट्स है सेपरेशन का, जो भी नेशनल इंटरप्राइज या एक्सप्लॉयटेशन है इकोनॉमीज़ का, उसके बेनिफिट्स में जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स को उससे जो बेनिफिट्स होता है उसके लिए। However, over the years, this historical assessment has given place to an important role to FDI। तो कुछ सालों से क्या हो गया कि जो हिस्टोरिकल असेसमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने लगा है एफडीआई के लिए। अ कॉन्सेंसस हैज़ डेवलप्ड सिंस द 80s दैट एफडीआई इज़ एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो क्या हो गया कि 80s से एफडीआई जो है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब एसेंशियल हो गया है कोई भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। अब बात करते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की। पोर्टफोलियो कैपिटल नॉर्मली मूव्स टू इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। तो जो पोर्टफोलियो कैपिटल है वो ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट, जो फाइनेंशियल स्टॉक का इन्वेस्टमेंट होता है, जो बॉन्ड्स होता है, जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसी में मूव करता है। Further, the portfolio capital moves to the recipient country which has revealed its profitability and has to comparative advantage over the counterparts in investing country। तो जो पोर्टफोलियो का कैपिटल है वो अब क्या करता है, रेसिपेंट कंट्री में भी मूव करने लगा है, जो कि रिवील्ड करता है उसका प्रॉफिटेबिलिटी को, और साथ ही साथ उसका जो कंपैरेटिव एडवांटेज है काउंटर पार्ट्स के इन्वेस्टिंग कंट्री में वो भी उसको वहाँ पे मूव करता है, रिवील भी कर दिया है। पोर्टफोलियो कैपिटल अनलाइक एफडीआई इज अफेक्टेड लार्जली बाय इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशंस थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ कैपिटल मार्केट। तो जो पोर्टफोलियो कैपिटल है वो एफडीआई की तरह नहीं है, उसमें क्या होता है कि अब ये लार्जली अफेक्टेड होता है कोई भी इंडिविजुअल से या कोई भी इंस्टीट्यूशन से, जो कैपिटल मार्केट का मैकेनिज्म है उससे।
Portfolio investment to a large extent is expected to be speculative and footloose in its character. तो जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो लार्ज एक्सटेंट में उसको एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपने कैरेक्टर का को लेकर के फुटलूज और साथ ही साथ स्पेक्युलेटिव भी है. वेरी ऑफन डिपेंडिंग ऑन द कॉन्फिडेंस ऑफ द इन्वेस्टर द इन्वेस्टमेंट इज़ मेड. तो क्या हो गया कि जो इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस होता है उसके ऊपर डिपेंड किया करके ये देखा जाता है कि इन्वेस्टमेंट कैसा होगा, कि इन्वेस्टर कैसा है उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट होगा, कॉन्फिडेंस कैसा है वो देख करके. इन द इवेंट दिस कॉन्फिडेंस इज़ शेकन. इस जो इवेंट है उसका जो मतलब इवेंट में क्या होता है उसका कॉन्फिडेंस को शेक किया जाता है. द कैपिटल हैज़ अ टेंडेंसी टू शिफ्ट from one country to another very fast, occasionally creating the crisis for the host country. तो जो कैपिटल होता है उसके पास ये टेंडेंसी होता है कि वो शिफ्ट कर सके एक कंट्री से दूसरे कंट्री में बहुत ही जल्दी, और साथ ही साथ वो क्राइसिस भी क्रिएट कर सके होस्ट कंट्री के लिए. इक्विटी कैपिटल इज़ द वैल्यू ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन MNCs. तो जो इक्विटी कैपिटल होता है वो MNCs का वैल्यू होता है. इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ एन इंटरप्राइज इन द फॉरेन कंट्री. जो भी उसका जो शेयर्स होता है इंटरप्राइज का फॉरेन कंट्री में उसका वो वैल्यू होता है. एन इक्विटी कैपिटल स्टेक्स ऑफ 10% और मोर द ऑर्डिनरी शेयर्स और वोटिंग पावर इज इनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइज इज नॉर्मली कंसिडर्ड थ्रेशहोल्ड फॉर द कंट्रोल ऑफ एसेट्स. तो जो इक्विटी का कैपिटल स्टेक्स होता है वो 10% या उससे ज़्यादा होता है ऑर्डिनरी शेयर्स के या वोटिंग पावर के, जिसको कि इनकॉर्पोरेटेड किया जाता है कोई भी इंटरप्राइज के जहाँ पे नॉर्मली जो थ्रेशहोल्ड होता है एसेट्स का कंट्रोल का उसका. दिस एसेट्स इंक्लूड बोथ मर्जर्स एंड एक्वाजिशंस एंड ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट द क्रिएशन ऑफ न्यू फैसिलिटीज. तो ये जो कैटेगरी है वो दोनों तरह का होता है, मर्जर्स भी होता है और साथ ही साथ एक्वाजिशंस भी होता है और ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट्स भी होता है. मर्जर्स एंड एक्वाजिशन आर इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन डेवलप्ड कंट्रीज़. तो जो मर्जर्स एंड एक्वाजिशंस होता है वो बहुत ही सारा इंपॉर्टेंट सोर्स होता है इन्वेस्टमेंट का डेवलप्ड कंट्रीज़ में. मर्जर्स एंड एक्वाजिशंस are a popular mode of investment for firms wishing to project, consolidate and advance their global competitive positions by selling of decisions. तो जो मर्जर्स और एक्वाजिशंस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स होते हैं कोई भी फर्म का जो कि अपना प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, जो कि चाहते हैं कि उसका जो ग्लोबल कंपटीशन का पोजीशन है उनका ग्लोबल कंपटीशन में वो बढ़ सके, ताकि मतलब उसका जो डिविजन्स होता है उसको सेल करके. that fall outside the scope of their core competence and acquiring strategic assets that enhance their competitiveness. तो क्या होता है कि वो मतलब जो उसके स्कोप के बाहर होता है, जो उसका जो कोर कॉम्पिटिशन्स होता है, उसका जो स्ट्रैटेजिक एसेट्स होता है ताकि वो इन्हांस कर सके अपना कॉम्पिटिटिवनेस. सपोज़ कीजिए कि आज वो 10th पोजीशन पे है ग्लोबली, तो वो चाहता है कि अब वो 5th पोजीशन पे है, 5th पोजीशन पे आए, फिर वो धीरे धीरे और ज़्यादा ग्रो करना चाहता है. तो बस यही है. For these firms, the ownership assets acquired from another firm such as technical competence, established brand names and existing network supply and distribution system can put to immediate use towards serving global customer, enhancing projects, expanding market shares and increasing corporate competitiveness by employing international production network more efficiently. तो फर्म के लिए क्या हो गया, जो ओनरशिप का एसेट्स था जो कि दूसरा फर्म एक्वायर करता था, जैसे कोई भी टेक्निकल कॉम्पिटेंस हो गया या तो ब्रांड नाम का इस्टेब्लिशमेंट हो गया, जो या तो फिर जो भी सप्लाई नेटवर्क जो है एग्जिस्ट कर रहा है, साथ ही साथ जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जो कि इमीडिएट क्या करता है, जो कि यूज़ में आता है, कोई भी सर्विस जो प्रोवाइड करता है ग्लोबल कस्टमर्स को, साथ ही साथ जो प्रोजेक्ट को इन्हांस करता है, जो मार्केट शेयर को एक्सपेंड करता है, साथ ही साथ जो कॉरपोरेट कॉम्पिटिटिवनेस है कोई भी एम्प्लॉय का उसको वो इंक्रीज़ करता है, जो इंटरनेशनल प्रोडक्शन नेटवर्क होता है उसको बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंटली वो कराता है. तो ये था नेचर एंड टाइप ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट. आई होप आपको सारे बातें समझ में आ गए होंगे कि इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट का नीड क्यों है, क्यों हम लोग को इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट का नीड होता है,
डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्या नीड है, डेवलप कंट्रीज़ के लिए क्या है, और साथ ही साथ इसके दोनों टाइप्स यानी कि FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के बारे में भी आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। वीडियो का पूरा देखने के लिए थैंक यू।